Hey guys, what's up? Good morning everyone. आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा और आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के, जो भी नहीं समझ में आ रहा है या फिर और मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। सो दैट आई वुड गेट टू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट आई शुड रिफॉर्म एंड व्हाट आई शुड ऐड। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का और क्या फैक्टर्स है। जैसे कल हम लोगों ने एक फैक्टर्स को डिस्कस किया था, कन्वेक्शन करंट कैन बी वन ऑफ द रीजन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या और भी कुछ फैक्टर्स है ऐसे। मैंने कल भी कहा था आप लोगों को कि या इट्स माइट पॉसिबल कि कन्वेक्शन करंट इज़ द रीज़न, बट या वी आर नॉट श्योर कि हाँ कन्वेक्शन करंट ही बस रीज़न है, कुछ और भी हो सकता है। तो ये सारा एजम्पशन पे सारा खेल चल रहा है। तो आज हम लोग नेक्स्ट फैक्टर्स को देखेंगे। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग देखिए, नोट्स बनाइए और प्रॉपर जैसे मैंने सारा नोट्स डाला है वैसे करके आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। बीपीएससी की एग्ज़ाम अभी जस्ट पीटी की एग्ज़ाम 30 सितंबर को थी, आगे मेंस होगा। जिन लोगों का भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है उन लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होने जा रहा है और आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर आप लोग इसको देखिएगा तो, क्योंकि इसमें मैंने सारा नोट्स, जो भी प्रॉपर नोट्स हैं उसके लिए आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरा वीडियोस देखिए और नोट मेकिंग कर लीजिए तो इट इज़ मोर देन इनफ आई कैन से। नेक्स्ट है नॉट ओनली बीपीएससी, पीजीटी का एग्ज़ाम जिन लोगों का भी है वो लोग भी कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस सेम ही है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को ये बताया था कि पीजीटी और बीपीएससी का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है बिल्कुल सेम है। और उसके अलावा भी जिन लोगों का कोई दूसरा एग्ज़ाम भी है तो उसके लिए भी ज्योग्राफी, तो आजकल किसी भी एग्ज़ाम में हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्योग्राफी से भी रहता है। अगर आप लोग इसको सीरियसली वीडियोस को देखते हो तो ज्योग्राफी के किसी भी पोर्शन से आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह जाएगा, इट्स माई प्रॉमिस। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये उन लोगों तक भी पहुँचे जिन लोगों तक मीन्स अवेलेबल नहीं है, जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते, चाहे ईजिली कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो। सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि प्लीज़ शेयर 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 एंड सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड प्लीज़ कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टडिंग। ठीक है, तो फिर हम लोग आज फिर स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। कल हम लोगों ने देखा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो कैसे है, मतलब क्यों ये प्लेट्स क्यों मूव कर रहे हैं। तो वन ऑफ द रीज़न वाज कन्वेक्शन सेल। नाउ टुडे विल डू द अदर फैक्टर्स, सो लेट्स स्टार्ट। Here it is saying the constant upwelling of magma at rising column pushes the plate in opposite direction and helps in causing motion. Are you getting it? Here it is saying constant upwelling of magma. It means कि एस्थोनोस्फेयर जो है उसमें मैग्मा है, मतलब लिक्विड फॉर्म में जो आयरन है, जो भी मिनरल्स हैं वो कांस्टेंट अपवेल होता रहता है। इट मीन्स वो कॉन्टिन्यूसली बाहर ऐसे ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट अपवेलिंग। एट राइजिंग कॉलम पुशेस द प्लेट, तो जस्ट इमेजिन कि दिस इज द प्लेट एंड हेयर इज द मैग्मा, इट इज कॉन्स्टेंटली पुशिंग द प्लेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, पुशेस द प्लेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इस तरह से जा रहा है, कुछ इस तरह से जा रहा है, तो ये क्या प्लेट को आधा इस तरफ खींच रहा है और आधा इस तरफ खींच रहा है। एंड हेल्प्स इन कॉजिंग मोशन, तो इस केस में क्या होगा, कुछ मोशन तो होगा ही। साइमल्टेनियसली पुल एंड पुश फैक्टर ऑपरेट अलोंग द ट्रेंचेस। ये जो बात मैंने बताया कि एक मिनट, ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि सपोज दिस इज द प्लेट
और यहाँ से दो कन्वेक्शन सेल मान लीजिए आ रहा है, तो ये प्लेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा है, तो ये यहाँ पे रिजेस का फॉर्मेशन होता है विच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लासेस कि ये जो है मिड ओशियनिक रिजेस होता है। क्लियर। नेक्स्ट है कि साइमल्टेनियसली मतलब इसी तरीके से पुल एंड पुश फैक्टर ऑपरेट अलोंग द ट्रेंचेस। जहाँ ट्रेंचेस होते हैं वहाँ पे पुल और पुश फैक्टर ऑपरेट होता है, ट्रेंचेस एंड रिजेस। अब व्हाट इज द पुल एंड व्हाट इज पुश, आई विल एक्सप्लेन हियर। ये जो है वो ट्रेंच वाला पोर्शन है, ठीक है। ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये सबडक्ट हो जाता है, इट मीन्स कि ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर में चला गया और यहाँ पे जो मैग्मा है, जो भी हीट है, ये इसको मेल्ट कर देता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आप ही लोग बताओ। ये पुल हो रहा है ना, इट इज़ बीइंग पुल्ड, सो हम लोग इसको पुल फोर्सेस बोलेंगे। और अब ये मिड ओशियनिक रिजेस वाला केस में अगर देखेंगे तो ये जो कन्वेक्शन सेल इसको इस तरह से मूव, अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे रिजेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये पुश करने का काम कर रहा है। ये सेल जो है, ये मैग्मा जो है, ये कॉन्टिनेंट्स को पुश कर रहा है, तो यहाँ पे पुश फैक्टर जो है वो ऑपरेट हो रहा है। तो वही सेम चीज है कि पुल एंड पुश फैक्टर ऑपरेट अलोंग द ट्रेंचेस एंड रिजेस because approximately 8,000 relative relief exists between the trench and ridges. Clear? Average depth of trench is above 6,000 meter. जो ट्रेंच का जो एवरेज डेप्थ है वो 6,000 मीटर होता है, एंड एवरेज हाइट ऑफ रिजेस इज 1,000 to 2,000 मीटर. Consequently, negative gravity anomaly operates along the trenches, which drag the plates and helps in causing motion. वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए कि ये ट्रेंच है जो कि नीचे जा रहा है, तो निगेटिव ग्रेविटी एनोमली क्यों बोला गया यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली ये जो प्लेट है ये नीचे की तरफ जा रहा है. तो वेट, कंसिक्वेंटली नेगेटिव ग्रेविटी एनोमली ऑपरेट्स अलोंग द ट्रेंचेस. कह रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव ग्रेविटी एनोमली ऑपरेट होता है जो कि प्लेट को ड्रैग करता है, प्लेट को ड्रैग करके उसको मोशन में लाने का काम करता है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड पुश फैक्टर आर मोर ऑपरेटिव अलोंग द रिजेस. रिजेस में पुश फैक्टर ज़्यादा ऑपरेटिव होते हैं ड्यू टू अपवेलिंग ऑफ मैग्मा, क्योंकि वहाँ मैग्मा अपवेल हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे मैग्मा इसको अपनी तरफ खींच रहा है. क्लियर. तो बस अदर फैक्टर्स में आप लोगों को याद रखना है पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर, ठीक है. पुश फैक्टर जो है वो रिजेस के पास होता है और जो पुल फैक्टर है वो ट्रेंचेस के पास होता है. तो ये फैक्टर्स था. अगर क्वेश्चन में आता है कि प्लेट टेक्टोनिक का क्या फैक्टर्स है, कैसे प्लेट मूव हो रहा है, कॉजेज ऑफ मोशन ऑफ प्लेट्स, तो हम लोग ये दो रीजन लिखेंगे. कल एक जो मैंने बताया था वो, और ये अदर फैक्टर्स. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेट मार्जिन एंड प्लेट बाउंड्री. तो यहाँ पे आप लोग देखिए प्लेट मार्जिन और प्लेट बाउंड्री में क्या बोलना चाह रहा है. द प्लेट मार्जिन डेजिग्नेट्स मार्जिनल पार्ट ऑफ इंडिविजुअल प्लेट. ये प्लेट मार्जिन का मतलब क्या है कि प्लेट का जो मार्जिनल पार्ट है, जैसे कि ये मान लीजिए प्लेट है, ये इसका मार्जिन है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो बोल रहा है कि जो मार्जिनल पार्ट होता है इंडिविजुअल प्लेट का उसे कहते हैं प्लेट मार्जिन. वाइल प्लेट बाउंड्री इज एन इंडिकेटिव जोन ऑफ मोशन. मतलब जिस जोन में मोशन हो रहा है, दैट इंडिकेटिव जोन इज नोन एज प्लेट बाउंड्री बिटवीन टू प्लेट्स. On the basis of tectonic movement, the plate boundaries are grouped into 3 boundaries. कह रहा है कि अब इस बेसिस पे प्लेट बाउंड्री को ग्रुप किया जाता है 3 बाउंड्री पे. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट बाउंड्री ये 3 टाइप का होता है. फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, जिसको हम लोग कहते हैं सबडक्शन जोन और कन्वर्जेंट जोन. आई थिंक यू कैन गेस वेरी इजीली कि सबडक्शन जोन किसको बोला जा रहा है. ट्रेंचेस ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रेंच के पास ही क्या हो रहा है, सबडक्ट हो रहा है, और वहाँ पे जो सेल हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं. मैं आगे डायग्राम में बताऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री हो गया, दूसरा डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री हो गया. डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री
वेट वेट वेट, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक सॉरी एक इट्स अ बिग मिस्टेक। यहाँ पे ये सबडक्शन जोन नहीं होगा, इसे आप प्लीज़ काट दीजिएगा। ये जो है वो स्प्रेडिंग जोन है, स्प्रेडिंग जोन और डाइवर्जेंट जोन यू कैन से। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है इसको प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिए। ये सबडक्शन जोन नहीं है, सॉरी, ये स्प्रेडिंग जोन है एंड डाइवर्जेंट जोन, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव बोला गया। तो स्प्रेडिंग जोन यू कैन गेस वेरी इजीली किसको बोलते हैं, रिजेस के पास होता है जहाँ पे कॉन्टिनेंट स्प्रेड होते हैं, इसीलिए इसको डाइवर्जेंट जोन भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कन्वेक्शन सेल होता है वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे कह रहा है कि ये है सबडक्शन जोन ट्रेंचेस के पास। थर्ड है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, इसको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री भी बोलते हैं या फिर ट्रांस करंट फॉल्ट बाउंड्री। यहाँ पे मैंने यहीं पे लिख दिया है, ये क्या होता है, नो डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेट। यहाँ पे प्लेट का ना तो डेवलपमेंट होता है ना तो डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, फाउंड इन सैन एंड्रियाज एंड न्यूजीलैंड फॉल्ट। तो ये एक अलग टाइप का प्लेट बाउंड्री है। आगे देखते हैं, कह रहा है द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर रिफ्ट। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या हो गया, रिफ्ट हो गया, वेयर टेंशनल फोर्स ऑपरेट एंड टू प्लेट्स डाइवर्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? Consequently, hot magma upwells through fractures and rift and solidifies along both sides of the rift, which causes mid-oceanic ridges and new oceanic crust. The process of rifting of continents and ocean floor takes in following manner. Clear? ये वही चीज़ है कि ये प्लेट है और दो सेल ऐसे आ रहा है, डाइवर्जिंग सेल है ये, और ये टेंशनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट हो रहा है और फाइनली जो कॉन्टिनेंट्स का स्प्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको स्प्रेडिंग जोन बोलते हैं, विच कॉजेज मिड ओशियनिक रिजेस। और इसी तरह से हर एक ओशियन के बीच में एक मिड ओशियनिक रिज बन जाता है और न्यू ओशियनिक क्रस्ट। अब बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर अब इस तरीके से होता है। अब आगे देखते हैं, पहला है इंट्रा कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग। ये क्या है, कह रहा है द राइजिंग कॉलम ऑफ कन्वेक्शन करंट कॉजेज स्ट्रेचिंग इन द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक। ये जो कन्वेक्शन करंट है जैसे वो राइज हो रहा है ऊपर की तरफ, तो वो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक को स्ट्रेच करता है, बिकॉज द कन्वेक्शन करंट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो कन्वेक्शन करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इस तरीके से, बिलो द लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर के नीचे। कंसिक्वेंटली टेंशनल क्रैक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ रिफ्ट स्टार्ट्स इन द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, परिणाम स्वरूप ये टेंशनल फोर्स जो है क्रैक कर देते हैं और रिफ्ट का डेवलपमेंट हो जाता है कॉन्टिनेंटल ब्लॉक में। आप एग्जाम्पल में राइन वैली ऑफ यूरोप दे सकते हैं, दैट इज अ रिफ्ट वैली। क्लियर? नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ओशियनिक रीजेस। मतलब एक तो रिफ्ट का फॉर्मेशन होता है, दूसरा बोल रहा है रीजेस का फॉर्मेशन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। अब मुझे आप लोगों को डाइवर्जिंग सेल चाहे डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं ये समझाने का जरूरत नहीं है, आप लोग इजीली समझ सकते हैं क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत ये चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हम लोग आगे अब ऐसे ही देखते हैं। कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कन्वेक्शन करंट थिनिंग ऑफ क्रस्टल प्लेट टेक्स प्लेस। मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्जेंस होता है कि ये जो क्रस्टल प्लेट है वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, स्पेशली एट द रिफ्ट के पास खासकर वो वीक होते हैं। कंसिक्वेंटली मैग्मा अपवेल्स थ्रू द रिफ्ट। अब वो वीक रहेगा वो पोर्शन, मतलब वो जो क्रस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो चुका है, तो मैग्मा जो है वो रिफ्ट से ही बाहर निकलने लगता है। साइमल्टेनियसली द एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा और लावा कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ द मिड ओशियनिक रीजेस। और उस रिफ्ट से अगर बाहर आएगा मैग्मा तो वो क्या करेगा, ओशियन फ्लोर पे वो ठंडा होकर के फिर एक रिजेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कह रहा है मिड ओशियनिक रिज जो है ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ऑलमोस्ट इन ऑल द ओशियन। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ मोशन ऑफ प्लेट इज ग्रेटर, अगर मान लीजिए प्लेट का मोशन का रेट जो है वो ज़्यादा है तो वाइडर रिजेस आर फॉर्म्ड। रिजेस हमेशा वाइड हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा अपवेलिंग ऑफ मैग्मा होगा और रिज जो है वो वाइड हो जाता है।
विच आर नोन एज राइज, उसको राइज बोलते हैं, उसको रिज नहीं बोलते हैं, ठीक है। जब वो वाइड हो जाता है दैट इज नोन एज राइज, और जब वो पतला होता है तो उसको रिज बोलते हैं। वाइल स्लोअर रेट ऑफ मूवमेंट कॉजेज नैरो रिजेस विच आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिजेस। वो जो नैरो रिज होता है उसी को, वही ट्रू रिज होता है एक्चुअली, सच एज द मिड एटलांटिक रिज। क्लियर। फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस अलॉन्ग द डाइवर्जेंट प्लेट। अब बोला कि जो डाइवर्जिंग प्लेट जहाँ भी होता है वहाँ पे ये सारा इवेंट्स होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। फीजर वोल्केनिक इरप्शन, स्पेशली बेसाल्टिक लावा, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, फॉर्मेशन ऑफ सबमरीन रिजेस, रिफ्ट वैली आर फॉर्म्ड अलोंग द कोस्ट, शैलो वीक अर्थक्वेक, ये सारा चीज़ होता है वहाँ पे जहाँ पे डाइवर्जिंग प्लेट होता है। क्लियर। आगे देखते हैं, कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड द डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री रेफर्स कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट्स। अब अगर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री को देखेंगे सेकेंड वाला, तो बोल रहा है वहाँ पे दो प्लेट का कन्वर्जेंस होता है सबडक्शन जोन में, जहाँ पे ट्रेंचेस होते हैं। कंसिक्वेंटली टू प्लेट्स कोलाइड, दो प्लेट कोलाइड करते हैं, एंड रिलेटिवली द हेवियर प्लेट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री टू 45 डिग्री। जो हैवी प्लेट है वो बोल रहा है कि इस डिग्री पे वो इंक्लाइंड हो जाता है, और कभी कभी वो 60 डिग्री पे भी इंक्लाइंड होता है। देन आफ्टर इंक्लाइंड प्लेट और हेवियर प्लेट सबडक्ट, जो प्लेट इंक्लाइंड है या फिर जो भारी प्लेट है वो नीचे की तरफ सबडक्ट होते हैं। आफ्टर एंटरिंग द एस्थेनोस्फेयर, और वो भारी प्लेट जैसे ही एस्थेनोस्फेयर में इंटर करता है, द सबडक्टेड पार्ट ऑफ द रिफ्ट गेट हीटेड, वो हीट हो जाता है, मेल्ट होता है, एंड कम्प्लीटली एसिमिलेटेड इन द मटेरियल्स ऑफ द एस्थेनोस्फेयर, और फाइनली एकदम एसिमिलेट हो जाता है और वो भी लिक्विड बन जाता है। दस फॉलोइंग टेक्टोनिक मूवमेंट्स टेक प्लेस अलॉन्ग द, हाँ अब बोल रहा है कि जो ये वाला जो प्लेट होता है डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री जो होते हैं उसमें ये सारा कुछ होता है। पार्ट ऑफ प्लेट इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू मेल्टिंग। सेकेंड वन इज द क्रस्ट इज नैरोड बाय द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन, क्रस्ट बिल्कुल नैरो हो जाता है सबडक्शन होने से, एंड फोल्डिंग ऑफ द सेडिमेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेस, मतलब वहाँ पे ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाता है। सेंट्रल वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक अकर्स अलॉन्ग द डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगता है, द सेडिमेंट्स अलॉन्ग द कॉन्टिनेंट्स गेट फोल्डेड, सेडिमेंट्स फोल्ड हो जाते हैं क्योंकि वो कॉम्प्रेस हो रहा है। देख रहे हो, मतलब इस तरह से फोर्स लग रहा है एक ही डायरेक्शन में। तो बोल रहा है कि यहाँ पर जो माउंटेन्स है वो फोल्ड हो जा, मतलब यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स है, सॉरी नॉट माउंटेन्स, वो फोल्ड हो जाते हैं और फोल्ड माउंटेन का डेवलपमेंट हो जाता है। एज वेल एज द कोलिजन ऑफ टू ओशियनिक प्लेट्स कॉजेज आइलैंड आर्क, और वो आइलैंड की तरह वहाँ पे बन जाता है। तो ये जो है कि कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री जहाँ पे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एंड डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री पे क्या होते हैं मूवमेंट्स, ये आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 3 फॉर्म ऑफ कोलिजन हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड। अब ये जो कोलिजन होता है ये भी 3 टाइप का होता है। पहला जो है वो है कोलिजन ऑफ ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, मतलब ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों कोलाइड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोलिजन ऑफ नाज़का एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। नेक्स्ट, कोलिजन ऑफ 2 ओशियनिक प्लेट सच एज कोलिजन ऑफ यूरेशियन एंड पैसिफिक प्लेट along the western marginal part of the Pacific. Next, collision of 2 continental plate. अब आगे देखते हैं कि प्लेट मोशन एंड रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस। प्लेट मोशन क्या है, उसके लिए क्या फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो प्लेट मोशन के लिए ऑलरेडी वी हैव रेड कन्वेक्शन करंट। नेक्स्ट, स्लैब पुल, ये भी पढ़ चुके हैं। स्लैब पुल बोलते हैं पट्टी कर्षण हिंदी में बोलते हैं, और रिज पुश कटक विकर्षण, मतलब जो मैंने आप लोगों को अदर फैक्टर्स में पुल और पुश पढ़ाया था कि वही उसी चीज़ को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ विद द डायग्राम। क्लियर। ये देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, ये जो है वो ओशियन फ्लोर है, दिस इज द एस्थेनोस्फेयर, ये जो है ये रिफ्ट है, ठीक है, मिड ओशियनिक रीजेस। यहाँ पे ये डाइवर्जिंग जोन है, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, क्योंकि ये जो सेल है आप देखो एरो को ध्यान से देखना, ये ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं,
ठीक है, तो रिफ्ट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखो ट्रेंचेस के पास ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माउंटेन आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, स्लैब पुल, और इसको कहते हैं रिज पुश। और कन्वेक्शन करंट किसको बोलते हैं पता ही, सेल जो है उसको बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट डायग्राम, प्लेट मार्जिन और प्लेट बाउंड्री। मैंने भी प्लेट मार्जिन, ज्योग्राफी में डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी नोट्स लिखोगे, अगर आप डायग्राम बनाए थे तो उस पर मार्किंग बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये सारा डायग्राम्स यहाँ पे है। प्लेट मार्जिन, प्लेट बाउंड्री का मार्जिन किसको बोलते हैं और बाउंड्री किसको बोलते हैं, जोन ऑफ मोशन मैंने कहा था, दैट इज नोन एज प्लेट बाउंड्री। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री और डाइवर्जेंट जोन या स्प्रेडिंग जोन। ये चीज़ है, अब फेलिंग ऑफ मैग्मा हो रहा है, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे लावा का देखिए एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री वही हो गया ट्रेंच के पास। इफ डिपॉजिट्स आर अलॉन्ग ट्रेंचेस दे मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, वाज गिवन बाय ह्यूगो बेनियोफ। देखिए जो सबडक्शन जोन है ना, इसको बोलते हैं बेनियोफ जोन भी। ठीक है, ये कभी कभी MCQs वगैरह में पूछ दिया जा सकता है, या फिर ऐसे भी आप मेंस का भी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ये सब चीज़ जरूर से लिखिएगा ताकि मार्क्सिंग में ऐड होगा। और ये किसने दिया, ह्यूगो बेनियोफ। क्लियर, ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री हो गया। अब आगे देखते हैं क्रिटिसिज्म। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्रिटिसिज्म देखेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया, क्या है वो भी समझ लिया अच्छे से हम लोगों ने। आगे देखेंगे कि क्या क्रिटिसिज्म है। कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ जियोफिजिक्स। ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को इसने सॉल्व किया है, माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बताया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी बताया, वोल्केनिज्म भी बताया, सिस्मिसिटी भी बताया, बट इट इज़ नॉट एबल टू ऑफर सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू सेवरल। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर ये नहीं देख सका। अब क्या क्या क्वेश्चन आइए देखते हैं। फर्स्ट है, द लैटरल एक्सटेंशन ऑफ प्लेट मे बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। ये जो लैटरल एक्सटेंशन है प्लेट का, ये तो समझ में आ गया प्लेट बाउंड्री से, बट द थिकनेस ऑफ प्लेट इज नॉट फिजिकली डिफाइंड टिल नाउ। थिकनेस के बारे में कोई डेफिनेशन ही नहीं है, अभी तक कुछ बताया ही नहीं गया अभी तक। क्लियर, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। ये सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई सबडक्टिव जोन इज मोस्टली कन्फाइंड टू सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये जो सबडक्टिव जोन है वो मेनली सर्कम पैसिफिक बेल्ट में ही क्यों मिलता है, एंड द जोन ऑफ सबडक्शन आर नॉर्मली एब्सेंट फ्रॉम अदर ओशियंस। ये जो जोन ऑफ सबडक्शन है ये नॉर्मली दूसरे ओशियंस में नहीं होता है, बाकी सारे ओशियंस में आपको मेनली ये पैसिफिक ओशियन में मिलेंगे, बाकी ओशियन में नहीं होते हैं। क्यों? साइमल्टेनियसली जोन ऑफ स्प्रेडिंग फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पोर्शन। जोन ऑफ स्प्रेडिंग हर पोर्शन में मिलता है बट जोन ऑफ सबडक्शन नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट डिफर टाइम टू टाइम, प्लेट टू प्लेट एंड प्लेस टू प्लेस। ये जो रेट ऑफ मूवमेंट है वो डिफर क्यों करता है, टाइम टू टाइम में रेट कुछ और था, प्लेट टू प्लेट एक प्लेट का मोशन कुछ और है, दूसरे का मोशन कुछ और है, प्लेस पे भी डिपेंड करता है। तो इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं, एक ही जैसा क्यों नहीं है, तो ये सब का कोई आंसर नहीं मिल पाया है अभी तक। जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल, टुडे इंडियन प्लेट मूवमेंट इज़ 5 सेंटीमीटर पर ईयर। इससे 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से वो मूव कर रहा है, लेकिन क्रिटेशियस पीरियड में इतना था, तो अभी कम क्यों हो गया है? नाज़का का ये है रेट ऑफ मूवमेंट, अफ्रीका का 0.6 सेंटीमीटर है, तो ऐसा क्यों है कि कुछ का मूवमेंट का रेट अलग है और कुछ का मूवमेंट का रेट अलग है। नेक्स्ट है, वाई इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस अर्थक्वेक आर एब्सेंट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। वहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं है इन स्पाइट ऑफ सबडक्शन, जबकि वहाँ पे सबडक्शन जोन है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि हाउएवर द प्लेट टेक्टोनिक इलस्ट्रेट द ओरिजिन ऑफ एल्पाइन, हर्सिनियन एंड कैलेडोनियन माउंटेन सिस्टम। इसको तो एक्सप्लेन कर देता है, बट प्लेट टेक्टोनिक इज अनेबल टू इलस्ट्रेट द ओरिजिन ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में आता है, ड्रैकन्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है, सियरा डेल मोरा जो कि ब्राज़ील में। इसको एक्सप्लेन नहीं करता है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट बोल रहा है, द कन्वेक्टिव मैकेनिज्म इज कंसीडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर प्लेट मोशन। कन्वेक्टिव मैकेनिज्म ही अभी तक सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना गया है प्लेट मोशन के लिए, बट द रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज फॉर मूवमेंट ऑफ प्लेट आर स्टिल कॉन्ट्रोवर्शियल। लेकिन हम लोग क्लियरली नहीं कर सकते क्या वही है, बस ये अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल ही है। क्लियर? अब देखिए,
कह रहा है जे स्टीयर्स इन हिज बुक द अनस्टेबल अर्थ हैज़ रिटन, जे स्टीयर जो है उनका बुक है द अनस्टेबल अर्थ, उसमें उन्होंने लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्शन करंट इज इंटरेस्टिंग, ये कॉन्सेप्ट तो इंटरेस्टिंग है, बट बेस्ड ऑन सच थिंग्स अबाउट विच लिटिल इज नोन, लेकिन इसके बारे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कन्वेक्शन करंट का, लेकिन इसके बारे में बहुत कम ही जाना गया है अभी तक. Virtually, the limitation of plate tectonic are due to our inadequate knowledge about the Earth's interior, which may be answered in the future. कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का भी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है इस पर, इसलिए ये सारा लिमिटेशंस है और हम लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हैं. और शायद फ्यूचर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पता चल जाए, तो शायद हम लोग उसको बेटर एक्सप्लेन कर पाएँ. And essentially, the plate tectonic is a great unifying theory of geophysics in present context. ये बोल रहा है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बहुत ही अच्छा थ्योरी है, बिकॉज इट प्रेजेंट्स रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ जियोफिजिक्स. ज़्यादातर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये दे देता है और बहुत सारे प्रॉब्लम का क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता है, ड्यू टू आर इनएडिक्वेट नॉलेज अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर. क्लियर? सो ये क्रिटिसिज्म हो गया प्लेट टेक्टोनिक का. जब क्वेश्चन आता है प्लेट टेक्टोनिक पे तो आपको पूरा ही लिखना होता है, चाहे वो पूछे या ना पूछे. तो ये हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक. ओवरऑल हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और डिफ्रेंशिएशन भी दोनों में. आज की क्लास में बस इतना ही. ऐसे तो सैटरडे को रिवीजन क्लास होता है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अब इस वीक में ज़्यादा क्लासेस तो हुआ नहीं, एक कल हुआ और एक आज ही हुआ है. उसके पहले वाला भी जो भी हुआ है आप लोग प्लीज़ उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, आज रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, और आज वाला भी पढ़ लीजिएगा. कल संडे को वीडियो नहीं आएंगी, फिर हम लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? इज़ इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच.